तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद सम एग्जांपल्स। लास्ट लेक्चर में हमने वही देखा था पर एग्जांपल्स रह गए थे, तो आज हम वही देखने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, LCM। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या? तो ये हमने देखा था पहले। सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है बच्चों? न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ जब हम लिखते हैं फॉर चैप्टर 7 सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? बताओ। जो पहले था वही लिखा जाएगा कि भाई F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाई dt इज इक्वल टू MACM इज इक्वल टू MdVCM ऑन dt। क्या बच्चों मैं सही बता रहा हूं? यस और नो? याद तो होगा ही ना, न्यूटन सेकंड लॉ सबको आना चाहिए, पहले से ही आता है। पहले पढ़े थे ना, यही पढ़े थे, आगे ना यही पढ़े थे। हाँ, थोड़ा सा रिवीजन हो, थोड़ी सी तैयारी हो, जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो आपको आना चाहिए बच्चों, और आता ही है क्योंकि बहुत सिंपल है। अब हम क्या बात करने वाले? तो LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप सीधे सीधे चलते हो तो लीनियर मोमेंटम आएगी, अगर गोल गोल घूमते हो तो एंगुलर मोमेंटम आएगी। तो हम बात कर लेते हैं अभी लीनियर मोमेंटम की। तो जो स्टेटमेंट है वो ये है भाई, if total external force on the body or system of particles is zero, then its total momentum is conserved. That means what? It remains constant. It remains constant. Okay, if F external is zero, then the differentiation of momentum is also zero. If the differentiation of any quantity is zero, then we can say the quantity is constant. समझ में आया? Yes or no? बिल्कुल। Now what is ACM? If force is zero, then you can say acceleration is also zero. And if acceleration is zero, then you can say VCM is again, we have to say constant. These three results are very important. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इनको याद रख लेना है आपको, और याद रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, पहले से ही पता है सर, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हुआ है पता है? CM ऐसा लिखा जाता है। CM का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। क्या होता है बताओ? CM का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर, हाँ, या क्राइम मिनिस्टर या सेंटर ऑफ मास। यस, सेंटर ऑफ मास होता है। ये कोई मिनिस्टर नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब इसकी बातें कर लेते कुछ एग्जांपल्स के साथ। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स लेते हैं। दिवाली आ रही है बच्चों, तो दिवाली आ रही है तो कुछ बढ़िया बढ़िया पटाखों के एग्जांपल लेते हैं। तो बताओ आपको कौन सा पटाखा सबसे अच्छा लगता है? मैसेज करो, चलो मैसेज करो, आपको कौन सा पटाखा अच्छा लगता है वो मैसेज करो, उसी पे एग्जांपल दे देंगे। सुतली बम, लड़कों का मैसेज आ गया, जो मुझे पता था 99.99% सेम रहेगा। सुतली बम सबको पता है कि हमारा वो फेवरेट है। तो चलो तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। सुतली बम जो धमाकेदार आवाज करता है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों ये यहां पे आपने लगा दिया बम, ये बम आपने लगा दिया, अब ये फूटेगा, हाँ कि ना? बोलो, फूटेगा कि नहीं? नहीं फूटेगा। क्यों? अरे जलाओ तो सही, क्लियर दिख रहा है ना? यस। अच्छा, जलाते हैं बच्चों।
पर उससे पहले आपको बता देता हूं, इसलिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। बताओ VCM कितना, जब आपने बॉम्ब रखा जलाने के लिए तो मुर्तुजा का आंसर आ गया कि VCM सर 0 है, VCM 0 है। आपने माचिस ली और जला दिया, जला के बॉम्ब आप भागे, भागने के बाद बॉम्ब फूटा, तो फूटने के बाद क्या हुआ भाई, उसके टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, सब टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में गए, धमाका हुआ जबरदस्त। अब क्या बताऊं, यहां पे हमने कोई F एक्सटर्नल लगाया था? नहीं लगाया। क्यों? हमने क्या उस बॉम्ब को लात थोड़ी मारी है, या हाथ से जैसे हिला के थोड़ी आए, नहीं, वो वहीं पड़ा है। तो F एक्सटर्नल 0 है भाई। अगर F एक्सटर्नल 0 है भाई, तो भाई उसकी मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। यानी पहले VCM 0 थी तो बाद में कैसी होगी? 0। हालांकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनकी वेलोसिटी 0 नहीं है, ये बात समझना। हाँ कि ना? यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? उनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, पर जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, वो तो वहीं पड़ा रहेगा जहां पहले था। उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। आप सोचोगे सर सेंटर ऑफ मास यहाँ हवा में लटक रहा है? हाँ बच्चों, हो सकता है, क्योंकि वो मटेरियल के अंदर भी हो सकता है, मटेरियल के बाहर भी हो सकता है। यस और नो बच्चों, समझ में आया? बिकॉज F एक्सटर्नल इज 0, सो दैट VCM इज कांस्टेंट। तो आप पूछोगे सर ये वेलोसिटी आई कहां से? तो जब ये बॉम्ब यहां पे है बच्चों, तब इसके पास एक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। ब्लास्ट होने के बाद वो बॉम्ब के कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर जाके पड़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी तो ही दूर जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है हीट एनर्जी भी होगी, क्योंकि गर्म भी हो जाएंगे फूटने के बाद। और तीसरी बात, साउंड एनर्जी भी होगी। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी थी उससे ही ये इसके जो टुकड़े थे वो भागे। यानी टोटल केमिकल एनर्जी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। हाँ, बट एक्सटर्नल फोर्स 0 था, तो उसकी वेलोसिटी जो पहले थी वही रहेगी, सेंटर ऑफ मास, पार्टिकल्स की नहीं, सेंटर ऑफ मास। अभी थोड़ा सा सोचने में अजीब लगता है, पर मैं एक फील करवा देता हूं। देखो, मानो कि मैं सेंटर ऑफ मास हूं, मेरे इस हाथ के साथ एक और यहाँ पे मेरा स्टूडेंट है, एक इंसान है, वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दूसरा इंसान जुड़ा हुआ है, मैंने दोनों को पकड़ के रखा है और दोनों रेस्ट पे और मैं भी रेस्ट पे हूं। तो बताओ VCM कितना? VCM कितना? आई एम सेंटर ऑफ मास, मैंने उनको पकड़ के रखा है, वो रेस्ट पे हैं, कितना? 0। अब देखो आफ्टर ब्लास्ट, ये ब्लास्ट होने के बाद ये इधर गया 10 सेंटीमीटर, ये इधर गया 10 सेंटीमीटर, उनपे इसका फोर्स 100 न्यूटन, इसका फोर्स 100 न्यूटन। बताओ तो मैं कहां जाऊंगा? मेरी वेलोसिटी कितनी? मेरी वेलोसिटी कितनी? 0। हालांकि मेरे जो पार्टिकल्स थे वो भाग रहे हैं, हालांकि मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो भाग रहे हैं, पर मेरी वेलोसिटी कितनी? 0। क्या बच्चों समझ में आया? ऐसा ही होता है। सुदली बॉम्ब की बात कर ली, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा। फिर रॉकेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? रॉकेट। रॉकेट की बात करेंगे भाई, आओ, बढ़िया मजा आई। और भी कुछ बढ़िया बढ़िया है बातें हम करेंगे, पर अभी दिवाली की बात है, दिवाली स्पेशल ऑफर चल रही है, आपको पटाखे की जानकारी और दे देते। तो रॉकेट जो फोड़ते भाई, हाँ, स्काई शॉट जिसे आप बोलते हो, जो भी बोलो,
अब बताओ, रॉकेट और कोई भी हवा में जाके फूटने वाला जो बॉम्ब है, जिसको स्काई शॉट आप बोलते हो, उसका शेप आपने देखा है? इमेजिन करो, नहीं अभी के भाई आपने जब वो शेप देखा, क्या वो सभी शेप सेम रहते हैं? हाँ के ना? कम छोटे छोटे एरिया में हो चाहे बड़े एरिया में, पर ऐसे यस और नो? हाँ, समझ में आया ना? ऐसे या ऐसे, यानी ऐसे जैसे वो अनार फूटता है, यू नो अनार, जलाया वो गया, फिर वो उसकी जो शेप बनती है, कोठी बोलते हो, कोठी। यस और नो? हिंदी में अनार, ऐसे कोठी। यस यस यस। अब हम बात कर लेते हैं रॉकेट की। तो इनका सभी का शेप सेम क्यों रहता है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। यहां से रॉकेट निकली बच्चों, नहीं निकली अभी, क्योंकि आपने आग लगाई नहीं। अब लगाओ आग, लगाते ही वो निकलेगी, भागेगी, और ये डायरेक्शन में जानी चाहिए। अगर नहीं फूटती है तो, अगर रॉकेट ब्लास्ट नहीं होती है, नहीं फूटती है, तो ऐसे जाएगी। पर मान लो वो आती 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 ऐसे आ रही थी, यहां पे आके ब्लास्ट हो गई। कौन सी पोजीशन पे? एक्स पोजीशन में। 0 से एक्स पे आके वो ब्लास्ट हो गई। यहाँ पे वाई ले लेना और टाइम टी ले लो, ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट होने के बाद ऐसे शेप बनेंगे भाई, ये टुकड़े ऐसे जाएंगे इसके। पर यहां पे अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि एफ एक्सटर्नल कोई लगा नहीं, 0, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन सा बात फॉलो करेगा? पैराबोला। जो पहले करने वाला था आफ्टर ब्लास्ट वही करेगा, जो पहले करने वाला था आफ्टर ब्लास्ट वही करेगा। कौन करेगा सिर्फ ऐसा? सेंटर ऑफ मास। हालांकि उसके जो टुकड़े हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्या बच्चों समझ में आई बात? पटाखों की बात समझ में आ रही है क्या नहीं? यस और नो? यस, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। यानी बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई क्यों पटाखे सारे फूटते हैं हवा में जाके और एक ही शेप में फूटते हैं। यस और नो? चलो ठीक, बढ़िया। एक और एग्जांपल अब बात करते हैं अलग तरीका का, बाइनरी स्टार्स। जो बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। तो बाइनरी स्टार्स की बात करें तो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताता हूं, आओ समझते हैं। ये दो बाइनरी स्टार्स हैं बच्चों, मान लो, ओके, दोनों बाइनरी स्टार्स। अब ये इधर ऐसे है भाई और ये मोशन में है, तो इनका सेंटर कहां होगा बताओ? बीच में। ये गोल गोल घूम रहे हैं तो सेंटर कहां होगा? बीच में। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो रेस्ट पे है, भले ही ये दो स्टार्स घूम रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जो टू स्टार सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यानी कि इस तरह से, दिस इज स्टार 1, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी v1, और यहां पे स्टार 2, उसकी वेलोसिटी है v2, और ये उसका सेंटर ऑफ मास रहेगी, उसकी वेलोसिटी है 0। यस और नो? पहले भी 0, बाद में भी 0, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी और सिस्टम, देन इट्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। या 0 है तो 0 ही रहेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं?
यस यस यस। अब बाइनरी स्टार में एक और सिस्टम होती है, देखो ये वाली, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, वो तो ये हो गया है। पर मान लो ये बाइनरी स्टार्स आगे चल रहे हैं इस तरह से, हेलिकल पाथ, ये कौन सा है, जो स्प्रिंग वाला पाथ होता है इसको हेलिकल बोलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ये तो सर्कुलर मोशन करते करते, रोटेशन मोशन करते करते आगे बढ़ रहे हैं। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा और किस डायरेक्शन में जाता होगा। तो फील करवाता हूं बच्चों, देखो ये स्टार 1, ऐसे जा रहा है, ये स्टार 2, वो ऐसे जा रहा है। समझ में आया? तो इनका सेंटर ऑफ मास यहां होगा ना, ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसकी जो वीसीएम पहले थी वही रहेगी। यस और नो? हाँ, क्या बच्चों समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। बच्चों एक फील आए, ऐसा एक वीडियो है बढ़िया, आपको देखना है। देखो दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, यूट्यूब पे है, मोशन ऑफ द सन। हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस तरह से सन और प्लैनेटरी मोशन ऐसे हो रहा है, बट एक्चुअली में देखो जो मैंने बताया वैसे आपको फील आएगा। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में क्या है देखो, समझना है। अब देखो दिखेगा, सन भी मोशन में है, देखो दिखा के नहीं सीखा? यस और नो? हाँ, बढ़िया दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है? यस, यानी सारे प्लैनेट्स मोशन में हैं और सन उनका सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सन जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, ये सोलर सिस्टम है, उसके सारे पार्टिकल्स यानी प्लैनेट्स मोशन में है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी सन की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हम सोच सकते हैं ऐसा, और यहां पे वही हो रहा है, वही हो रहा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो ये वाली बात समझ में आई ना? इस तरह से दोनों स्टार मोशन में है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। इसका एक और एग्जाम्पल होता है। चलो हो गया। हम अब लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसकी बात करते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं। एक नाम तो आपको पता ही होना चाहिए सबको। हाँ, सबको पता है? बताओ कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यस, निसर्ग का आंसर राइट है बच्चों, निसर्ग का आंसर राइट है रेडियम। यूरेनियम किसी का मैसेज आया बच्चों, यूरेनियम हम देखते ही नहीं है, हमने देखा नहीं, पर रेडियम हमने देखा है। कहाँ देखा है? तो गाड़ी के पीछे लगा होता है। अंधेरे में जब गाड़ी चल रही होती है तो हमें अगर लाइट बंद है तो वो गाड़ी नहीं दिखेगी, पर जैसे हमारी लाइट ऑन करेंगे तो उसके पीछे लगा हुआ रेडियम चमकने लगेगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ, यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है। तो ऐसा ही एक रेडियम हम लेते हैं, उसकी बात करते हैं। ये मानो रेडियम है, ये रेस्ट पे है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? 0। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी उसको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के बिना वो अपने आप ही फिजन प्रोसेस करता है, यानी वो टूटता है। फिजन और फ्यूजन दो प्रोसेस होती है, टूटना और जुड़ना, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। तो यहाँ पे फिजन प्रोसेस होती है, टूटता है। मान लो इसके दो बनते हैं, एक बनता है हीलियम
और दूसरा बनता है रेडॉन। तो ये भी मोशन है और ये भी मोशन में है, बट यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता क्योंकि रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो खुद से ही डिसइंटीग्रेट होता है। यानी इंटीग्रेट यानी इकट्ठा होना, डिसइंटीग्रेट यानी टूटना। तो ये टूटे पर ऐसे टूटेंगे कि जैसे उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले था उतना ही रहे, जीरो था जीरो ही, यानी ये इतना दूर और इसी वेलोसिटी से मूव होगा और ये भी इतना दूर जाएगा और इसी वेलोसिटी से मूव होगा कि इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही रहे। समझ में आया बच्चों? मान लीजिए अगर ये जो रेडियम है बच्चों ये मोशन में है विथ सम वेलोसिटी vcm इस तरह से, और यहां पे आके वो ब्लास्ट होता है या उसका डिसइंटीग्रेट होता है, तो यहाँ पे हीलियम इस डायरेक्शन में गया मान लो बेटा v1, और जो रेडॉन है वो इस डायरेक्शन में गया, पर ये दोनों की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी जो पहले थी उसी डायरेक्शन में रहे, क्योंकि यहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो VCM कांस्टेंट रहेगा। यस और नो बच्चों? फील आई है या नहीं? फील आई या नहीं? बोलो, मैसेज करो हाँ कि ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो, तो स्क्रीनशॉट हो गया ना। चलो तो आगे चलते हैं, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। यानी ये क्या था? तो ये एग्जाम्पल थे पर ये कोई सम नहीं थे, यानी सम्स करते हैं इसके, कैसे पूछे जाएंगे। तो बॉम्ब वाला ही सम करते हैं। तो एक सम कैसे पूछे जा सकते हैं? देखो सम्स किस टाइप के हो सकते हैं इसके एलसीएम में। पहला है भाई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो किस तरह से क्या होगा, सिचुएशन क्या होगी। तो एक समझा देता हूं, कंसेप्ट समझा देता हूं पहले। ये बच्चों x और ये y, ठीक है। यहां पे बॉम्ब पड़ा हुआ है, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है बच्चों? जीरो। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मान लीजिए एक टुकड़ा गया इधर, एक टुकड़ा गया इधर, तो तीसरा किधर? एक का मास इतना, दूसरे का मास इतना, तीसरे का मास इतना। पहले की वेलोसिटी इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, तीसरे की कितनी, इतनी नहीं, तीसरे की कितनी, ऐसा पूछेंगे। तो देखो इसकी मोमेंटम मान लो P1 है, इसकी मोमेंटम P2 है, तो तीसरा किधर गया होगा? तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो जो P इनिशियल, P फाइनल है बच्चों, वो P इनिशियल हो जाएगी। तो P इनिशियल इज जीरो। जब बॉम्ब फूटता है उससे पहले वेलोसिटी जीरो है तो उसकी मोमेंटम जीरो है। फूटने की बाद की बात करते हैं बच्चों, तो पहला पार्टिकल जो बनता है उसकी मोमेंटम P1, दूसरा जो बनता है P2, तीसरा जो बनता है P3। अब दो की आपको दी गई होगी, तीसरे की नहीं दी गई है, तो तीसरे की फाइंड कर लो इधर से। तो P3 क्या होगा? P3 वेक्टर बराबर माइनस P1 प्लस, क्यों? इधर लेके आए ना, इसलिए P1 प्लस P2। यस और नो बच्चों? हाँ के ना? P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी P1 प्लस P2 इन दो वेक्टर का जो वेक्टर एडिशन होगा उसके जितना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए तीसरे का, और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। यानी इन दोनों का अगर हम सोचें तो ये इनका रिजल्टेंट होगा, इसके मैग्नीट्यूड जितना है और इसके अपोजिट में जो जाएगा तीसरा वो रिजल्टेंट होना चाहिए। क्या बच्चों फील आई के नहीं? क्या मेरे बच्चों फील आई के नहीं? बताओ, मैसेज करो, फील आई के नहीं? फील आई के नहीं? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका एक एग्जांपल करवाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से सो मत जागो, सोने का समय नहीं है, जगने का समय है। चलो तो जगते हैं और बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आइए समझो, बात बढ़िया करते हैं। एक बॉम्ब है बच्चों जिसका वेट है, मास है 5 किलो। ये एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस है। इनिशियली वो रेस्ट पे है, ब्लास्ट होता है, फूटता है बॉम्ब धड़ाम से फूटा, उसके 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा 1 किलो का, वेलोसिटी की v1 कितनी 3 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, यानी I कैरेट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा टुकड़ा बच्चों 2 किलो का, इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में v2 बच्चों 2 I कैरेट मीटर पर सेकेंड से गया, तो सॉरी j कैरेट आएगा ना ऊपर, तो ऊपर गया, ये x में गया, ये y में गया, तो वो लोग आपको क्या पूछेंगे? फाइंड v3, यानी v3 वेक्टर का मतलब क्या फाइंड करना है आपको? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं आया कि आ गया सर। एलसीएम लगाओ, पी फाइनल बराबर पी इनिशियल। भाई पी इनिशियल तो 0 होना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टोटल मास 5, तो 0 ही होना है, क्या दिक्कत है? चलो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ओके, आपको क्या फाइंड करना है? v3, तो v3 को बनाओ सब्जेक्ट, तो हो जाएगा माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m3। यस और नो बच्चों, समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। बस तो m1 कितना है? v1 3 है, m1 कितना है? 1, तो 1 इंटू 3 I कैरेट माइनस ये 2 इंटू 2 4 j कैरेट। देखो डायरेक्शन भी देखनी है, प्लस है, ये प्लस है, इसलिए यहाँ पे जो साइन है वो चेंज नहीं होगी। अगर एक ये इधर होता तो माइनस, तो साइन चेंज हो जाता। m3 तीसरे का मास कितना? पहले का 1, दूसरे का 2, तो तीसरे का 3। ऐसा नहीं है, 1 और 2 3 किलो हुआ, ये 5 किलो था, तो तीसरे का मास कितना होगा? हाँ 2 किलो होगा। यस, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2। अब डिवाइड कर दो, 3/2 माइनस 1.5 I कैरेट माइनस 2 j कैरेट। दिस इज द वेक्टर v3। हाँ के ना आंसर। पर अगर आपको आंसर इस तरह से न दिया गया हो, मैग्नीट्यूड और एंगल के साथ दिया हो, तो आप इससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। v3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1.5 का स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, -2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, आपको मीटर पर सेकंड मिलेगा। 2.25 4 6.25, उसका रूट 6 अरे हाँ के ना, बढ़िया से निकल जाएगा। देखो कैसे, आप ऐसे निकालो, 15 यानी 225, तो 2.25 का, भाई यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6.25, तो कितना आंसर आएगा? तो 625 अपॉन 100 कर सकते हो, 625 का 25 और 100 का 10, 25 अपॉन 10 2.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यस और नो बच्चों, समझ में आ रहा है? एंगल कैसे निकालेंगे भाई? tan थीटा क्या होगा? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल विथ x एक्सिस, अगेन I am repeating. अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4/3। अरे भाई ऐसा कैसे? समझने वाली बात है। tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट यहाँ पे -2 है, x कंपोनेंट -1/5 है, तो क्या बच्चों में इसको tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख सकता हूं? 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4,
1.5 दूनी 3, 4/3, यस और नो? तो थीटा आपका क्या मिलेगा? tan इनवर्स 4/3, 53, राइट आंसर। ट्रिपलेट मैंने चलाया है, आपको पता होना चाहिए, 53 आंसर है। अच्छा, आप सोचोगे सर 4/3 क्यों कर दिया? तो सर यहाँ पे 2/1.5 था, उसका 4/3 क्यों किया? क्योंकि आपको पता है tan इनवर्स 4/3 क्या होता है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4/3 हो गया, आ गया आंसर। पर ये किसके साथ है मेरे बच्चों? यहां पे जाएगा वो थर्ड, ये हो गया B3, और यहां पे एंगल बनेगा 53। क्यों, कैसे पता चला? देखो, दोनों कंपोनेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव यहाँ पे होंगे, इसलिए यहाँ पे होगा। और मैंने यहाँ पे y/x किया है। y/x कब होगा? जब x एक्सिस के साथ आप एंगल ढूंढोगे। अगर y एक्सिस के साथ ढूंढोगे तो x/y। तो यहाँ पे आपका 53 जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव x एक्सिस के साथ बनेगा, और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ फाइंड करना है, तो कितना बनेगा? 180 प्लस 53। बोला आया कि नहीं बच्चों? क्लियर हुआ कि नहीं? सब बिल्कुल क्लियर कि नहीं? एलसीएम में ये सम आया कि नहीं? बताओ, मैसेज करो फास्ट, અને स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया? हो गया कि नहीं? समझ में आया? यस यस यस, सबको समझ में आया। चलो ठीक, चलो ठीक। अब एक बढ़िया सा केस और देखते हैं। जैसे बॉम्ब वाला केस हुआ, इसको मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बताया। यही तरीका पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं ऐसे। कई बार मास पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, आना चाहिए बस। कंसेप्ट पता हो ना तो बच्चों घबराने वाली बात होती नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं ब्लॉक एंड बुलेट। उसमें केस 1, बुलेट रिमेन्स द ब्लॉक। यानी जो बुलेट है, मान लो बच्चों ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक लटकाया हुआ है, हमने यहां से धागे से या किसी चीज से लटका दिया ऐसे। यहां पे आई बुलेट, अंदर रह गई और ये मोशन में गया। हाँ के ना? समझ में आई? फील हुई के नहीं बात? ये ऐसे बच्चों लटका हुआ है यहाँ, जैसे बुलेट अंदर रह गई, फिर ये मोशन, ये कितनी हाइट तक जाएगा? ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, कितनी हाइट तक जाएगा? तो देखो समझो, कितना एंगल होगा, कितनी हाइट तक जाएगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर अभी मिल जाएंगे। ये ब्लॉक है, मान लीजिए m मास का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 0 है, ठीक है। एक बुलेट आ रही है बच्चों v2 वेलोसिटी से, और इसका मास स्मॉल है, ओके। और ये रेफरेंस लाइन हम मान लेते हैं। जब इसको अंदर बुलेट गई होगी तो इसकी वेलोसिटी आ गई कुछ, और ये ब्लॉक यहां तक आता है, ये कितनी हाइट पे गया, ठीक है। अंदर कौन है? बुलेट। समझ में आई बात? ये आपको पूछ ले ये एंगल कितना है, ये एंगल दिया हो तो हाइट पूछ ले, या हाइट दी हो तो एंगल पूछ ले, कुछ ना कुछ पूछ लेंगे आपसे। हाँ कि कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई थीटा गिवन है, मान लो थीटा गिवन है और आपको हाइट पूछी है, तो ये कैसे हम फाइंड करें? हाँ, मेरी बात समझ रहे हो क्या नहीं? तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, तो सॉल्यूशन में आफ्टर कॉलिजन
वेलोसिटी ऑफ सिस्टम इज v बन गई। जब ये कोलाइड हुए तो आफ्टर कॉलिजन उसकी जो वेलोसिटी v बन जाएगी। यहाँ पे कॉलिजन कौन सा है ये बताओ, कॉलिजन कौन सा है? इन इलास्टिक। याद आ रहा है ना, चैप्टर नंबर 7 में पढ़े थे हम लोग कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन बच्चों, इन इलास्टिक। क्योंकि आफ्टर कॉलिजन साथ साथ, अगर हम साथ साथ हैं तो इन इलास्टिक है, अगर हम अलग अलग हैं तो इलास्टिक है। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो बच्चों, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। P फाइनल क्या होगा? m प्लस स्मॉल m इंटू v इज इक्वल टू इनिशियल क्या था? m1 यानी कैपिटल M वेलोसिटी 0, स्मॉल m वेलोसिटी v2। मान लेते हैं भाई v2 थी, कोई भी हो सकती है। तो फाइनली हमें वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी? mv2 अपॉन m प्लस स्मॉल m। यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज गिवन होंगी, m दिया है कैपिटल M और ये v2 दिया होगा, तो आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v जो है वो मिल जाएगी। इस v वेलोसिटी से ये कहाँ जाएगी? मोशन आएगा ना, ब्लॉक मोशन में आएगा। तो जो v वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे बच्चों अब लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, E फाइनल इज इक्वल टू E। फाइनली जब वो यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0, ओनली कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी? mgh। यस और नो बच्चों? क्योंकि सिस्टम के दो मास हो गए ना अब तो अंदर, कैपिटल M और स्मॉल m, mgh। और इनिशियली उसके पास क्या थी? हाफ m v2 स्क्वायर। यस और नो बच्चों? एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? हाँ के ना बताओ, हाँ के ना? नहीं सर, एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग आफ्टर कॉलिजन की बात करें तो आफ्टर कॉलिजन m प्लस स्मॉल m इंटू v का स्क्वायर। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी फाइंड कर ली और इस तरह से आंसर आएगा। यस और नो? क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। कितनी आएगी? 2gh का रूट। अरे वाह, ये गया 2gh का रूट। सर ये तो फ्री फॉलिंग वाला लॉजिक हो गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों? मैसेज करो। क्योंकि जो सिस्टम अब चलेगी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी k इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ द सिस्टम m स्मॉल m v स्क्वायर, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि नीचे है। फिर h साइड पे गए तो इस तरह से। यस और नो? क्लियर के नहीं? दोनों में आंसर सेम ही आना है, दोनों में आंसर सेम ही आना है, पर यहां पे h गिवन होना चाहिए, यहाँ पे h गिवन नहीं है बच्चों। हाँ अभी चल रहा है क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? वेलोसिटी मैंने आपको फाइंड कर दी, थीटा गिवन है, तो अब हाइट कैसे फाइंड करेंगे? ये वेलोसिटी मैंने फाइंड करके बताई। ओके, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, हाइट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चों? हाइट फाइंड करते हैं इफ थीटा इज गिवन। वो एकदम सिंपल है, पर मैंने पहले वेलोसिटी फाइंड करके आपको बता दी। देखो मान लो ये जो लेंथ है बच्चों वो L है, तो यहां पे भी वो लेंथ L ही रहेगी ना, तो सेम लेंथ है, तो आप हाइट कैसे फाइंड करोगे? देखो आओ, एकदम सिंपल है, मैंने वेलोसिटी पहले फाइंड कर ली तो आपको समझ में तो आ गया, पर अब हाइट कैसे फाइंड होगी ये देखो। तो यहाँ पे तरीका समझना है आपको। वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली, हाइट गेन कैसे? अगर वेलोसिटी पता है तो हाइट मिल जाएगी, पर थीटा पता है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता है, तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। मेरी बात समझना, यहां पे भी ये लेंथ तो L ही रहेगी, ये h हमें फाइंड करना, ये एंगल अगर थीटा है तो सिंपल है, ये लेंथ भी बच्चों L ही रहेगी,
पॉइंट का हमने इस पे परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बनाए यहाँ पे, तो बच्चों ये एल है, तो ये एल साइन थीटा होगी और ये एल कॉस थीटा। तो एच हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एल में से एल कॉस थीटा निकालो तो आपको मिल जाएगा एच। यस और नो? एल में से एल कॉस थीटा निकालोगे तो यही तो एच हुआ, तो एच क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ के ना? यस और नो? यस और नो? अगर थीटा दिया है तो आप हाइट इस तरह से निकाल सकते हो, अगर हाइट दी है तो इसको कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना के आप थीटा भी निकाल सकते हो। कैसे? यहां पे देखो एच गिवन है और आपको थीटा निकालना है, तो बच्चों एच इज इक्वल टू क्या होगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एल माइनस एच। ये इधर आएगा, ये इधर आ गया, तो कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1 माइनस एच अपॉन एल। तो थीटा आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एच बाई एल। यस और नो? वेलोसिटी भी आपने निकाल ली, थीटा भी आपने निकाल लिया, हाइट भी आपने निकाली। बोलो आया के नहीं बेटा, आया के नहीं? मैसेज करो फास्ट। वेलोसिटी भी आपको मिल गई, थीटा भी आपको मिल गया और हाइट भी आपको निकालनी आ गई। यस और नो बच्चों? तो बच्चों केस बिल्कुल साफ है, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो आप इस तरह से, हाइट भी फाइंड कर सकते हो। अब दूसरा केस, बुलेट यहां पे अंदर रह जाती है। मान लो दूसरे केस में अगर बुलेट अंदर न रहे तो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाने वाले हो और उसके सम्स आप करने वाले हो। बिल्कुल सिंपल। तो दूसरा केस है बुलेट बाहर निकल जाए। तो जैसे कि ये ब्लॉक यहां पे पड़ा है बच्चों, यहां पे मान लो बुलेट आ रही है, ये एम मास है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका स्मॉल एम मास, ये आ रही है और यहाँ पे ये जो ब्लॉक है जब वो बुलेट बाहर निकल जाती है, मान लो बुलेट की वेलोसिटी v1 होती है, ब्लॉक की वेलोसिटी v2 होती है। तो ये सिचुएशन में आफ्टर दिस कोलिजन कितनी वेलोसिटी होगी, ऐसे क्वेश्चन हो। हाँ, फिर ये ब्लॉक कितनी हाइट पे जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हो। तो बच्चों ध्यान से समझना है क्वेश्चंस कैसे और इसमें क्या क्या लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लगाएंगे, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो इनिशियल में एम की वेलोसिटी v है और कैपिटल एम की वेलोसिटी 0। यस और नो? रेस्ट पे था ब्लॉक। पी फाइनल में m की वेलोसिटी v1 है और कैपिटल M की वेलोसिटी यानी ब्लॉक की वेलोसिटी v2 है। यस और नो? हाँ कि ना मेरे बच्चों, समझ में आई मेरी बात की नहीं? बताओ, मैसेज करो फास्ट। यस और नो? बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, तो कुछ जो भी मांगा वो सॉल्व कर पाओगे। एम वी और इसमें दोनों एम सेम है तो एम इधर लेके आप v1 माइनस v इज इक्वल्स टू माइनस एम v2 कर पाओगे। इसको इधर लेके आए, इधर इसको लेके आए। अब ये माइनस को आपको दूर करना है तो आप एम वी माइनस v1 यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, तो माइनस इधर लेके आओगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, एम v2, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। यस और नो? एक इक्वेशन बन जाएगा। इसमें से आपको जो फाइंड करने के लिए बोला हो वो फाइंड कर सकते हो। दूसरा आप लगाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर ब्लॉक। तो जब ये ब्लॉक यहां से निकलता है बच्चों, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम v2 स्क्वायर। क्योंकि एक बुलेट बाहर निकल गई इसलिए इसका मास m ही रहेगा और वेलोसिटी v2 है। इसको लेके वो कहां जाएगा, कुछ हाइट पे जाएगा, mgh, यहां पे पहुंच जाएगा ना ब्लॉक।
कुछ हाइट पे जाएगा, तो वो हाइट कितनी भाई, h mgh। ओके, mm कट हो जाएंगे बच्चों यहां से, v2 मिलेगा √2gh। अगर आपको v2 पता है तो आप h निकाल लोगे, हाँ के ना, ये v2 यहां पे रख दोगे। कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछा हो, जो भी पूछा हो, आप उस हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हो, बट एलसीएम एंड एलसीएम ही आपको लगाना आना चाहिए। बोलो आया कि नहीं बच्चों, बिल्कुल क्लियर ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो।